अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट की अबाउट 3ds मैक्स वर्सेस स्केचअप, जिसमें हमने दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में ब्रीफ में बात की कि सॉफ्टवेयर क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, कौन से इंडस्ट्रीज इन्हें प्रेफर करती हैं, क्या सैलरी पैकेज आपको मिलता है इन सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद, एंड काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली 3ds मैक्स के बारे में बताने वाली हूँ कि 3ds मैक्स को सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप डिज़ाइन फील्ड से रिलेट करते हैं, 3ds मैक्स को सीखने के बाद आप किस तरह के रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरह की एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, वो कंप्लीट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। So hey everyone, this is Diksha and welcome back to PTS CAD Expert. So guys, without wasting our time, let's get started. 3ds मैक्स में कैसे हम वर्क करते हैं, क्या क्या की फीचर्स होते हैं जो 3ds मैक्स को यूनिक बनाते हैं, किन पॉइंट्स पर हमें वर्क करना होता है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3ds मैक्स एक्चुअली है क्या। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी हाउस प्रोजेक्ट को साइट पर एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसकी 2D एंड 3D देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि एग्जीक्यूशन के बाद एक्चुअली मॉडल कैसा दिखने वाला है, किस तरह की लाइटिंग ज़्यादा सुटेबल रहेगी, कौन सा मटेरियल ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। ये सभी आप एक्चुअल साइट पर एग्जीक्यूशन से पहले देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, मैन्युअली चाहे आप कितना भी रियलिस्टिक कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें, बट जो इम्पैक्ट आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐड कर सकते हैं, उस तरह के इम्पैक्ट को हैंड ड्राइंग से ऐड नहीं किया जा सकता। सो बेसिकली 3ds मैक्स एक इसी तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इवन आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रियल टाइम एनिमेशन एंड सिमुलेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो रेंडरिंग एंड एनिमेशन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से 3ds मैक्स एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। 3ds मैक्स में आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग भी ईजिली मॉडिफायर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉन्स ऑफ मॉडिफायर मिल जाते हैं जिसमें आप एक बॉक्स की हेल्प से इवन एक चेयर बना सकते हैं, आप एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। एंड यहीं पे अगर इन सभी चीज़ों को आपको क्रिएट करना हो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर, सो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 3ds मैक्स फ्लेक्सिबिलिटी की टर्म में सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप एक विंडो यूज़र हैं तो डेफिनेटली 3ds मैक्स आपके लिए एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है अगर आप डिज़ाइन फील्ड से रिलेट करते हैं तो। अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में, व्हाट इज 3ds मैक्स? So we can say कि 3ds Max is a computer graphics program for creating 3D models, animations and digital images. It's one of the most popular program in computer graphics industries and is well known for having a robust tool set for 3D artists. तो चाहे आप गेमिंग इंडस्ट्री से हो, चाहे आप कमर्शियल स्टूडियो से हो या इवन आप एक आर्किटेक्ट हो, आप 3ds Max को यूज़ कर सकते हैं। फोटो रियलिस्टिक इमेज को क्रिएट करने के अलावा आप कैरेक्टर मॉडलिंग एंड एनिमेशन भी 3ds मैक्स के अंदर कर सकते हैं। When it's come to modeling, 3ds मैक्स is unmatched in speed and simplicity. अगर हम बात करें 3ds मैक्स की हिस्ट्री के बारे में, तो 3ds मैक्स डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था बाय ऑटोडेस्क, ऐसे बहुत से लोगों का मानना है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली 3ds मैक्स को डेवलप किया था योस्ट्रोप नाम की एक कंपनी ने, जिसे DOS प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन किया गया था एंड ऑटोडेस्क कंपनी ने इसे पब्लिश किया था। 3ds मैक्स का एक्चुअल नेम 3D स्टूडियो मैक्स है। 3D स्टूडियो मैक्स के सेकेंड रिलीज पर ऑटोडेस्क कंपनी ने ऑफिशियली इसे परचेज किया था एंड प्रोडक्ट नेम को 3D स्टूडियो मैक्स से रीनेम करके 3ds मैक्स रख दिया गया। सेवेंथ रिलीज पर प्रोडक्ट नेम को अगेन रीनेम किया गया विद द ऑटोडेस्क लोगो एंड नेम रखा गया ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। अप्रोक्स 30 वर्जन 3ds मैक्स के अभी तक रिलीज हो चुके हैं। इसमें लेटेस्ट वर्जन है ऑटोडेस्क 3ds मैक्स 2023। नाउ अब हम बात करते हैं कि 3ds मैक्स वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर क्यों है, क्या की फीचर्स हैं जो 3ds मैक्स को अदर सॉफ्टवेयर से यूनिक बनाते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो कि 3D डिज़ाइनिंग के लिए वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे रेविट, स्केचअप, ब्लेंडर, ZBrush, माया एक्सेट्रा।
नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट कि इन सॉफ्टवेयर का मार्केट में कोई डिमांड नहीं है या इनके यूज़र्स कम हैं। देखिए, सभी सॉफ्टवेयर अपने आप में यूनिक हैं। जैसे रेविट बीआईएम के लिए पॉपुलर है, दैट मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अगर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप रेविट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मेन एजेंडा क्विक मॉडलिंग है तो आपके लिए स्केचअप बेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट एनिमेटेड मूवीज़, कार्टून्स एंड इफ़ेक्ट की तरफ है तो माया इन सभी सॉफ्टवेयर की कंपैरिजन में सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि सभी सॉफ्टवेयर को उनके फीचर्स यूनिक बनाते हैं, उनके फीचर्स उन्हें स्पेशल बनाते हैं। तो ऐसे क्या की फैक्टर हैं जो 3ds मैक्स को इन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूव करते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मॉडलिंग आप बहुत से सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग या डिटेल मॉडलिंग के बारे में तो 3ds मैक्स बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत आगे है। बिकॉज 3ds मैक्स आपको मोर देन 50 मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, एंड अगर आप उसमें डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को ऐड कर देते हैं सो मुझे ये कहने में बिल्कुल डाउट नहीं है कि आप उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि मॉडलिंग के टर्म में 3ds मैक्स आपको बाकी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ऐसे बहुत से ऑप्शन, ऐसे बहुत से ऑल्टरनेट प्रोवाइड करता है जिससे आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग को भी बहुत ईजी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड वो सभी ऑब्जेक्ट जिन्हें अगर आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में बनाते हैं जो आपके घंटों ले लेते हैं, वो सेम ऑब्जेक्ट्स को आप विद इन मिनट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप फैब्रिक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लोथ मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप केस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप लैटिस मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीली ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप एडिटेबल पॉली, पैच, मैश या एफएफडी का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी बातों को कंक्लूजन ये है कि कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग 3ds मैक्स में एक एफर्टलेस टास्क है। लेट्स सपोज वहीं पर आपने इन्हीं मॉडिफायर का यूज़ करके बहुत से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, आपने बहुत सी ज्योमेट्रीज को डिज़ाइन कर दिया। तो उन सभी ऑब्जेक्ट को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप 3ds मैक्स के एक यूनिक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सीन एक्सप्लोरर। जहाँ से ना सिर्फ आप ऑब्जेक्ट को मैनेज एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि हाइड, अनहाइड, फ्रीज, फिल्टर, रीनेमिंग एंड डिलीटिंग भी कर सकते हैं। सीन एक्सप्लोरर आपके वर्किंग फ्लो को कई गुना इंक्रीज कर देता है। जहां आपको ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वहीं पर आप सीन एक्सप्लोरर को सिर्फ नेम से आप उन्हें पहचान सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वर्क स्पेस के बारे में तो 3ds मैक्स का वर्क स्पेस कस्टमाइजेबल है। कितनी विंडोज़ पर आप वर्क करना चाहते हैं, किस व्यू से आप वर्क करना चाहते हैं, किस स्टाइल में आप ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें मैनेजेबल होती हैं। दैट मीन्स कि 3ds मैक्स आपको कस्टमाइजेबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने बात की क्लोथ मॉडिफायर के बारे में कि 3ds मैक्स में क्लोथ या फैब्रिक बनाना पॉसिबल है। एक्चुअली इस टर्म को हम सिमुलेशन कहते हैं कि आप प्लेन से बेडशीट बना रहे हैं, आप बॉक्स से पिलो को क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें प्रेशर को जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है इसे बेसिकली हम सिमुलेशन कहते हैं। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि 3ds मैक्स यूज़र की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एनिमेशन क्रिएशन से भी रिलेट करती है। तो वॉक थ्रू एंड एनिमेशन को भी आप मैक्स पे बना सकते हैं। एंड अगर सिमुलेशन एंड एनिमेशन दोनों ही पॉसिबल है तो आप सिमुलेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड अगर कहीं पर एनिमेशन के बारे में ज़िक्र हो एंड इफ़ेक्ट्स की चर्चा ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको प्री इंस्टॉल्ड इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड नहीं करता है। वहीं पर 3ds मैक्स आपको फोक, फायर, स्नो, रेन एंड ऐसे बहुत सी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट देता है। आप मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम पार्टिकल फ्लो इफ़ेक्ट कहते हैं। कुछ इफ़ेक्ट्स को आप लुमिन सॉफ्टवेयर में भी ऐड कर सकते हैं, बट जो एक्सपोजर आपको मैक्स प्रोवाइड करवाता है, जितना मॉडिफिकेशन आप मैक्स के अंदर कर सकते हैं उतना एक्सपोजर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको नहीं देता। जैसे रेन इफेक्ट को शो करना एंड एक रेन ड्रॉप को गिरने से उसमें रिपल इफेक्ट को क्रिएट होना, रेन ड्रॉप्स का कई पार्ट्स में बिखर जाना, दोनों में ज़मीन आसमां का फ़र्क है। दोनों चीज़ें कंपैरेबल नहीं हैं। वहीं पर फायर इफेक्ट को शो करना एंड फायर से फ्लेम्स को निकलते देखना इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है।
क्या आप ये जानते हैं कि मॉडलिंग से इमेज क्रिएट करने के लिए हमें डिफरेंट रेंडर इंजन पर वर्क करना होता है एंड मैक्सिमम सॉफ्टवेयर या तो कोई रेंडर इंजन प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर आपको मैक्सिमम वन रेंडर इंजन प्रोवाइड किया जाता है। 3ds Max प्री डिफाइंड आपको 5 रेंडर इंजन प्रोवाइड कराता है, जैसे आई रे, आर्ट, मेंटल रे, आर्नोल्ड एंड स्कैनलाइन रेंडर। वहीं पर आप डिफरेंट रेंडर इंजन्स जैसे वीरे, करोना एंड लूमियन को भी इसमें ऐड कर सकते हैं एंड अपने मॉडल को रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक रेविट यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि रेविट के अंदर आप A360 दैट मीन्स आप डायरेक्टली ऑटोडिस्क से भी रेंडरिंग करवा सकते हैं। सेम फीचर आपको 3ds Max के अंदर भी प्रोवाइड होता है। अगर आप अपने मॉडल को ऑटोडिस्क की मेन वेबसाइट से रेंडर करवाना चाहते हैं तो 3ds Max के अंदर एज वेल एज रेविट के अंदर ये ऑप्शन पॉसिबल है। आप इजीली ऑटोडिस्क कंपनी के थ्रू अपने सीन को रेंडर करवा सकते हैं। तो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से 3ds Max वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि 3ds Max में वर्क करने का क्या तरीका होता है, किन किन वर्क प्लेसेस पे आपको वर्क करना होता है अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, क्योंकि एनिमेशन एंड विजुअलाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप एनिमेशन पे वर्क करते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस अलग होता है एंड अगर आप विजुअलाइजेशन पे वर्क करते हैं तो उसके प्रोसेस अलग होते हैं, उनके वर्क फेजेस अलग होते हैं। जिसमें तो बिल्कुल फर्स्ट हमारा टर्म होता है दैट इज़ मॉडलिंग, कि सबसे पहले आपको मॉडल को तैयार करना होता है। अभी देखिए, अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो मॉडलिंग काफ़ी सारे तरीक़ों से की जा सकती है। जैसे अगर आप एक एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आपको एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम ऑटोकैड के अंदर करके आते हैं। तो पहले आपको प्लान को इंपोर्ट करना होता है, देन आप वॉल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको कंप्लीट एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना होता है। हम वहाँ पर साइड डिज़ाइनिंग करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट को प्लेस करते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस है ये कंप्लीट मॉडलिंग का है। अगर आप एक एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, वहीं पर अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप किसी बेडरूम को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी लिविंग को डिज़ाइन कर रहे हैं या अपने हाउस का कोई भी इंटीरियर पोर्शन आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मॉडलिंग जो रहेगी वो बेसिकली आपकी ओनली वॉल्स वहाँ पे ड्रॉ होंगी, आपकी सीलिंग वहाँ पे ड्रॉ होगी, आपकी फ्लोर वहाँ पे ड्रॉ होंगी कि आप वुडन फ्लोर चूज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पर टाइलिंग को प्लेस कर रहे हैं या आप डिफरेंट टाइप का कुछ फ्लोरिंग को जनरेट कर रहे हैं, आप मार्बल प्लेस करना चाहते हैं। तो ये जितना भी टर्म होता है ये आपका इंटीरियर से रिलेटेड है। बिकॉज 3ds Max काफ़ी सारे फील्ड के अंदर यूज़ होता है, तो उसका एक और फील्ड है दैट इज़ फर्नीचर डिज़ाइनिंग, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मॉडल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे मॉडलिंग के मीनिंग जो है वो बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको एक्सटीरियर डिज़ाइन नहीं करना, आप डायरेक्टली मॉडल्स को पिक नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज आप एक आर्म चेयर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका हैंड रेस्ट कितना होगा, कितना उसका बैक का लेंथ रहेगा, कितना उसका डेप्थ रहने वाला है, कितना आप हाइट प्रोवाइड करने वाले हैं, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली फर्नीचर मॉडलिंग के अंदर आती हैं। तो जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं वहाँ पे मॉडलिंग की जो डिफिनीशन है वो चेंज होती है। अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं तो मॉडलिंग के अंदर 3 मेजर की फैक्टर्स ऐड होते हैं। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रक्चर, सेकंड होता है आपका मॉडलिंग एक्सटीरियर के अंदर डिटेल्स को ऐड करना, एंड थर्ड होता है आपका साइड डिज़ाइनिंग। अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो वॉल्स को क्रिएट करना, अगर आप नेचुरल लाइटिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप विंडो को ऐड करेंगे, आप किस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हैं, कितने मॉडल्स आप वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली इंटीरियर मॉडलिंग के लिए आते हैं। और फर्नीचर मॉडलिंग के अंदर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं। तो ये जितना भी वर्क होता है ये बेसिकली मॉडलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। मॉडलिंग कंप्लीट करने के बाद हम हमारे सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है लाइटिंग। अभी देखिए, लाइटिंग एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम 5 से 10 मिनट में कंप्लीट कर सके, क्योंकि लाइटिंग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आपको बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, लाइटिंग को चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो चाहे आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हो, आप 2 तरीके से लाइटिंग कर सकते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल लाइटिंग, जहाँ पर आप एनवायरनमेंट के थ्रू, आप सनलाइट के थ्रू
लाइट को ऐड करते हैं अपने सीन के अंदर। एंड उसके अंदर भी काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे ग्लोबल इल्यूमिनेशन, एनवायरनमेंट लाइटिंग, सन लाइटिंग। सन के अंदर भी आप डिफरेंट मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्डन आवर्स के बीच में वर्क कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आपको सनसेट का टाइम चाहिए, आपको सनराइज का टाइम चाहिए, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। उस तरह का इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे नाइट यूज़ कर सकते हैं, आप इवनिंग मोड यूज़ कर सकते हैं, आप डे लाइट यूज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स आपके पास होते हैं। एंड सेकेंड होता है कि आप वहाँ पर एक्सटर्नल लाइट का यूज़ करें। आप पीले लाइट का यूज़ कर सकते हैं, आप करोना लाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 3ds मैक्स आपको काफ़ी सारी टाइप की लाइटिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप एक कंप्लीट रूम का इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप रेक्टेंगल लाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट पे शो कराना चाहते हैं तो आप स्पॉट लाइट का यूज़ कर सकते हैं, आप आईईएस लाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक लैंप के अंदर लाइटिंग को प्लेस कर रहे हैं तो आप डिस्क लाइट का यूज़ कर सकते हैं, आप स्पीयर लाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेडियम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप एक स्टेडियम लाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रीट लाइट आपको अलग मिल जाती है, काफ़ी सारी पेंडेंट लाइट्स आपको मिल जाती हैं, आपको हेलोजन लाइट्स मिल जाती हैं, आपको बल्ब लाइट मिल जाती है। मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको प्री डिफाइंड मिल रहे हैं। इसके अलावा मॉडिफिकेशन करने के बाद तो डेफिनेटली कोई लिमिट नहीं होती है। जिस तरह की आप लाइट क्रिएट करना चाहते हैं आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइटिंग के टर्म में भी 3ds मैक्स बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जैसे रेविट है, रेविट के अंदर लिमिटेड लाइट्स है, जैसे स्केचअप है, स्केचअप का कोई प्री डिफाइंड लाइट्स नहीं है, वहाँ से आपको एक्सटर्नली यूज़ करना होता है। अगर आप एनस्केप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एनस्केप की लाइट को प्लेस करना होगा, अगर आप वीरे यूज़ कर रहे हैं तो आपको वीरे की लाइट को प्लेस करना होगा। वहीं पे 3ds मैक्स आपको प्री डिफाइंड लाइट्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप काफ़ी तरह के लाइटिंग इम्पैक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप ओनली एनवायरनमेंट के थ्रू लाइट ऐड करना चाहते हैं, ना आप एक्सटर्नली प्लेस करना चाहते हैं, ना आप सनलाइट प्लेस करना चाहते हैं, तो आप एनवायरनमेंट लाइट को भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर सन नहीं भी है तो भी एनवायरनमेंट के अंदर लाइटिंग ऐड होती है, तो उस लाइटिंग के थ्रू भी आप अपने सीन को क्रिएट कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस आपका लाइटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट की मॉडलिंग एंड लाइटिंग को फिनिश कर लेते हैं तो हम थर्ड फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है मटेरियल। अब ये मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3ds मैक्स की खुद की एक काफ़ी बड़ी मटेरियल लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स, आप वहाँ पर वुड जनरेट कर सकते हैं, आपको डेंट मटेरियल मिलता है, आपको अक्लूजन मटेरियल मिलता है, आपको बहुत सारे तरह के मैप मिलते हैं। तो अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल बनाना चाहते हैं तो 3ds मैक्स बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे पीबीआर मटेरियल को जनरेट करने के लिए, दैट मीन्स फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल को जनरेट करने के लिए जितने भी ऑप्शन, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो सभी प्रॉपर्टी आपको 3ds मैक्स प्रोवाइड करता है। उन सभी मैप के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास अलग से स्लॉट है। अगर आप बम्प ऐड करना चाहते हैं, अपने सीन्स, अपने मटेरियल में लेवल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास अलग से स्लॉट है। रिफ्लेक्शन के लिए अलग स्लॉट है, रिफ्रैक्शन के लिए अलग स्लॉट है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस के लिए अलग स्लॉट है, रिफ्रैक्शन ग्लोसीनेस के लिए अलग स्लॉट है, मेटलनेस के लिए अलग स्लॉट है, कोट के लिए अलग स्लॉट है, शीन के लिए अलग स्लॉट है। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल के अंदर हो सकती है, आप उन सभी तरह के मैप को ऐड कर सकते हैं, आप उनमें कलर को ऐड कर सकते हैं, आप टेक्सचर्स को ऐड कर सकते हैं। सो मटेरियल के टर्म में 3ds मैक्स फीचरिस्टिक है। वहीं पे अगर आप रेंडर इंजन्स का यूज़ करते हैं, अगर आप वीरे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप करोना इंजन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सभी तरह के मैप्स प्रोवाइड होते हैं, तो आप उनके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी साइट गूगल पे आपको प्रोवाइड होती है, जहाँ से आप डिफरेंट तरह के मैप्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड पीबीआर मटेरियल को जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप एक वुडन टेक्सचर बनाना चाहते हैं तो वुडन टेक्सचर के अंदर कितना रिफ्लेक्शन होना चाहिए, कितना रिफ्रैक्शन होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सभी स्टेप्स को करने के बाद हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि होता है रेंडर सेटिंग। देखिए, चाहे आप एक इमेज को रेंडर कर रहे हो या इवन आप एक एनिमेशन को रेंडर कर रहे हो, रेंडर सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आप किस फॉर्म में रेंडर करना चाहते हैं, आप बकेट रेंडर करना चाहते हैं, आप प्रोग्रेसिव रेंडर करना चाहते हैं, आप इमेज सैम्पलर कितने रखना चाहते हैं, नॉइज़ लिमिट क्या होगी, वो सभी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अलावा आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, कितना साइज़ आप देना चाहते हैं, आउटपुट क्या रहेगा। अगर आप एक एनिमेशन रेंडर कर रहे हैं तो कितना फ्रेम आपको रेंडर करना है, कितने एफपीएस के अंदर आपको रेंडर करना है, ये जितना भी हम सेटिंग करते हैं इसे बेसिकली हम रेंडर सेटिंग कहते हैं। तो ये सभी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक परफेक्ट रेंडर को क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक एनिमेशन शो करने वाली हूँ जो कि कम्प्लीटली 3ds मैक्स के अंदर डिज़ाइन किया गया है, लेकिन एनिमेशन जो है इसका उसे हमने लूमियन के अंदर रेंडर किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि 3ds मैक्स में किस लेवल का काम किया जा सकता है। 3ds मैक्स सिर्फ मॉडलिंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। 3ds मैक्स सिर्फ कुछ माइनर चीजों के लिए नहीं यूज किया जाता, बल्कि बहुत कुछ है जो 3ds मैक्स में आप कर सकते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो डेफिनेटली बिना 3ds मैक्स के आप एक डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप 3ds मैक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं विद प्रोफेशनल्स, सो 4 जुलाई से हम इसकी लाइव ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर डिटेल में आप सीखेंगे मॉडलिंग कैसे की जाती है, एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी रेंडरिंग्स कैसे जनरेट की जाती है, डिफरेंट टाइप की लाइट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मटेरियल के अंदर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, ऑनलाइन मटेरियल को आप किस तरह से क्लब कर सकते हैं और हाई क्वालिटी रेंडरिंग और एनिमेशन वीडियोस आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लाइव ट्रेनिंग में कवर करेंगे। इसके साथ में वीरे भी रखने वाले हैं और लूमियन के अंदर भी पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस तरह से लूमियन के फंक्शंस काम करते हैं, किस तरह से 3ds मैक्स के मॉडल को आप लूमियन में लेके जा सकते हैं, डिफॉल्ट मटेरियल को यूज कर सकते हैं या फिर खुद से नया मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं और हाई क्वालिटी एडवांस लेवल के वॉक थ्रूज और एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन डिटेल आप इस ट्रेनिंग में सीखेंगे। सो इफ यू आर प्लान टू लर्न 3ds मैक्स इन एडवांस लेवल, दैट डेफिनेटली दिस ट्रेनिंग इज फॉर यू। तो मिलते हैं लाइव ट्रेनिंग में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।